नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। इस वक्त की हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सहित राज्य सरकारों ने उठाए सभी एहतियाती कदम। नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश सीमा से सटे राज्यों में तैयारियों की गृह सचिव ने की समीक्षा। महाराष्ट्र सरकार के सभी दफ्तर अगले 7 दिनों तक बंद। विमानों को हर 24 घंटे में सैनिटाइज करने का निर्देश। देश में कोरोना वायरस के अब तक 137 मामले। राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान उठा कोरोना वायरस के देश पर असर का मुद्दा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कोरोना मरीजों पर एंटी रेट्रोवायरल दवा के असर का कर रहा है आकलन। आईसीएमआर ने कहा, 1 हफ्ते में काम करने लगेंगे और 72 लैब्स। सरकार का रेलवे के निजीकरण से इंकार। राज्यसभा में चर्चा के जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, अगले 12 साल में रेलवे में होगा 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश। यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सेवाओं पर जोर। सदन में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 पर चर्चा। लोकसभा से वायुयान संशोधन विधेयक 2020 पारित। चर्चा के जवाब में नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, डीजीसीए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो बनेंगे वैधानिक निकाय। नियमों के उल्लंघन पर लगेगा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। सदन में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिए बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में लेंगे हिस्सा। ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। बांग्लादेश की प्रगति और निर्माण में शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को किया याद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के साथ। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से निपटने और इससे बचाव के लिए देश में हर स्तर पर कारगर कोशिशें जारी हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकारें और अन्य एजेंसीज भी इस काम में लगी हुई हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह सचिव ने आज नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगे इलाकों में कोरोना वायरस के इलाज की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों सहित सभी अधिकारियों से अपेक्षित परीक्षण किट और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के साथ डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। इस बीच सरकार ने लैब की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि अभी आईसीएमआर प्रणाली में 72 कार्यात्मक प्रयोगशालाएं हैं जो अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में हर दिन 10,000 टेस्ट कर सकता है। इसे भी दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरकार ने 2 लाख टेस्टिंग किट का ऑर्डर कर दिया है। इस बीच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी विभागों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जरूरत के मुताबिक थर्मल स्कैनर लगाने और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सभी जिम, मनोरंजन केंद्र, सरकारी भवनों में चल रहे क्रैच को बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही आगंतुकों के आने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इधर केंद्र ने आज एक नया यात्रा परामर्श जारी किया है। इसके तहत अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया के नागरिकों की भारत आने पर रोक लगा दी गई है। इन देशों के लिए भारत से सभी उड़ानें 31 मार्च तक स्थगित कर दी गई हैं। वहीं यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, तुर्की और ब्रिटेन से भारत के लिए यात्रा पर आने वालों पर भी 31 मार्च तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने ताजमहल, लाल किला समेत अन्य स्मारकों को बंद करने का फैसला किया है। भारत के सभी एएसआई संरक्षित स्मारक और केंद्रीय संग्रहालय 31 मार्च तक के लिए बंद किए जाएंगे। कुशीनगर के भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्तूप समेत अन्य स्थलों को भी 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा।
इधर कोरोना वायरस से बचाव की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के बाकी सभी कार्यालय अगले 7 दिन तक बंद रहेंगे। हालांकि लोकल ट्रेन और बेस्ट बस सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं महाराष्ट्र से होकर गुजरने वाली 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मध्य रेलवे ने यह कदम उठाया है। इनमें से कुछ को मार्च आखिर तक तो कुछ को अप्रैल तक रद्द कर दिया गया है। इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी विमानों को 24 घंटे में कम से कम एक बार साफ करने और कीटाणु रहित करने का निर्देश दिया है। इस बीच भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में आज कोरोना वायरस की वजह से 64 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 137 हो गई। इसमें 22 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। कोरोना से ग्रसित 14 मरीज अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस का सामुदायिक संरक्षण नहीं देखा गया है। भारत सरकार ने कोरोना के मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए नई पॉलिसी जारी की है। इसके तहत 24 घंटे में 2 बार सैंपल टेस्ट लिए जाते हैं और दोनों सैंपल नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया जाता है। As on today, there are 137 confirmed cases in India, including 14 who are now COVID-free and 3 reported deaths. 2 of the deaths had already pre-existing comorbidities as reported earlier. The third disease case reported today is from Maharashtra with travel history to Dubai, and he did not disclose at the time of his admission about his travel history when he first reported to a private hospital. दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। नोएडा के सेक्टर 100 में एक महिला का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। वहीं दूसरा मरीज सेक्टर 78 का निवासी है। दोनों ने पिछले दिनों फ्रांस की यात्रा की थी। दोनों को उनके परिवार के साथ आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अब तक यूपी में कोरोना वायरस के 15 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। WHO के प्रतिनिधि हैंक पैकेचम ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में भारत सरकार की प्रतिबद्धता बहुत प्रभावशाली रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर निचले स्तर तक का कामकाज बेहद प्रभावशाली रहा है। यही वजह है कि भारत कोरोना से प्रभावशाली तरीके से बचाव कर पा रहा है। और अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो अखिलेश, हमने इस रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को बताया कि किस किस स्तर पर असल में सरकार सजग है, लेकिन अभी कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपकी निगाह में किए जाने बाकी हैं, जिनको लेकर सरकार संजीदा दिखाई देती है? देखिए घनश्याम, सबसे अहम बात तो ये है कि अभी तक जो कोरोना की जांच होती थी वह सरकारी लेबोरेटरीज में ही होती थी, लेकिन आज सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट लेबोरेटरी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और यह अपेक्षा की गई है कि ये जो प्राइवेट लेबोरेटरी हैं वो कोरोना वायरस की जांच मुफ्त करें, बिना किसी चार्ज के करें। और अगर कोई डॉक्टर जो MBBS डॉक्टर है, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, उसके अनुसार ही करें, उसकी संस्तुति की बात करें। ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी जाए और वहाँ प्राइवेट लेबोरेटरी में करा ले। तो ये एक बड़ा निर्णय आज लिया गया है। उसके लिए 2 जो और बड़े निर्णय हैं। एक तो कि इमिग्रेशन के लिए जो एक समस्या है कि अगर कई विदेशी लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं भारत में, तो उनके जो वीज़ा है, वीज़ा बढ़ाई जाएगी, वीज़ा की अवधि बढ़ाई जाएगी और वीज़ा की अवधि बढ़ाने के लिए कोई फीस नहीं लिया जाएगा। और इसी तरह भारत ने अन्य देशों से आग्रह किया है कि जहाँ भी इंडियन फंसे हुए हैं उनकी वीज़ा अवधि को बढ़ा दिया जाए और उनसे कोई फीस न ली जाए। एक जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईरान में तकरीबन माना जा रहा है कि करीब 250 पिलग्रिम अभी भी फंसे हुए हैं और उन 250 पिलग्रिम की जांच चल रही है और उनके आने के उपाय किए जा रहे हैं। इटली से तकरीबन जो अन्य जो लोग बचे हुए थे उनका सैंपल लिया गया था, वो सैंपल भी आज भारत पहुंच गया है और उनकी जांच की जाएगी यहाँ। और अगर जो निगेटिव पाए जाएंगे उनके फिर से इटली से वापस भारत लाया जाएगा। और भारत ने आज फिर एक बार लोगों से कहा है कि विदेश में जो भी जहाँ भी है वहीं रुकने की कोशिश करे, वहाँ से भारत आने की कोशिश ना करे, क्योंकि जो वहाँ है, जहाँ जो चिकित्सा मिल सकती है वो चिकित्सा के लिए भारत वहाँ के जो राजदूत हैं, दूतावास है, उन दूतावासों के संपर्क में रहे और वहाँ सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। घनश्याम जी, यानी हर स्तर पे कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, तमाम बातचीत के लिए।
इस बीच आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन टेस्टिंग चल रही है और इस वायरस को रोकने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और एयरलाइंस जुड़े कर्मचारियों की तारीफ की। All sorts of scientific satisfaction that we could derive after having been in touch with the whole world. We have also heard about you see some research being done on chloroquine in US right now. So I can only say that these approvals are given after detailed scientific scrutiny, not by the ministry as such, but by the group of scientists working together at ICMR. And we are thoroughly seized of this issue, and we are trying to do the best to deliver the best possible treatment to the patients who have already been affected. और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता और जागरूकता बढ़ाने की अपील की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण को रोकने के काम में जुटे डॉक्टरों, एयरपोर्ट, रेल और बंदरगाह कर्मचारियों के काम की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने जनता को जागरूक करने में मीडिया की भूमिका को भी सकारात्मक बताया। उन्होंने बताया कि मौजूदा सत्र 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। मेंबर्स को उन्होंने ये आग्रह किया, जो कुछ भी भारत सरकार कर रही है और आगे करने वाले हैं, और प्रिकॉशन जो रखना है उसके बारे में भी सैटरडे संडे जब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तब लोगों के बीच में जाके छोटे छोटे ग्रुप में, इन ए स्मॉल ग्रुप, वेरी स्मॉल ग्रुप, जाके सतर्कता बढ़ाने का कार्यक्रम करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आयुष्मान भव में कॉल कीजिए शनिवार सुबह 11 से 12 बजे। हमारे फोन नंबर हैं 011-2309-4013 और 011-2309-4014। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना वायरस को लेकर संसद में भी सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने जानकारी दी। हम हैं इस समय संसद भवन परिसर में और हमारे साथ हैं राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा जी। वर्मा जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। किस तरह के कदम उठाए हैं सचिवालय ने जो कोरोना वायरस का जो डर है उसके मद्देनजर? देखिए, कोरोना वायरस के बारे में जो चारों तरफ से समाचार आ रहे हैं उसको देखते हुए माननीय सभापति जी ने आज सवेरे ही हम लोगों को ये निर्देशित किया कि हम इसके बचाव के लिए अपनी बिना किसी तरह का पैनिक क्रिएट किए हुए इसके बचाव के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए वो उपाय हम लोग प्रारंभ करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे बाहर गेट्स हैं, आयरन गेट्स हैं, उन सारे गेट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है, जो कि माननीय संसद सदस्यों और यहाँ आने वाले विजिटर्स या हमारे जो कर्मचारी हैं उन सब के लिए, इवन प्रेस के लोगों के लिए वो एक व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा हमने आउटर लॉबीज़ में जहाँ जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं और हमारे राज्यसभा के अंदर एंट्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब जगहों पे हमने सैनिटाइज़र रख दिए हैं, जिसका इस्तेमाल माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो करें। इसके साथ ही जो हमारे हाउस के अंदर भी हमने सैनिटाइज़र 2 किनारे की तरफ रख दिए हुए हैं और माननीय सदस्यगण उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चुपचाप उठ करके जा करके कुछ समय बाद उसको इस्तेमाल करके और जो प्रिकॉशन दिया गया है कि अपने हाथ को रब करेंगे, वो हाथ को वो रब करके काम कर रहे हैं। सर, लगातार सभापति भी एक बात कहते आए हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रिकॉशन ले? जो
जो हमारे जो कर्मचारी हैं और जो माननीय संसदगण हैं, उसके लिए हम एक एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और उस एडवाइजरी में ये कहा जा रहा है कि ये सब एज ए मैटर ऑफ एबंडेंट कॉशन, सावधानी के लिए किया जा रहा है। तो किसी को भी पैनिक करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो इसलिए सारे मेंबर्स को, सारे सदस्यों को ये सुझाव दिया गया है और अपने कर्मचारियों को भी ये सुझाव दिया गया है कि वो सारे प्रिकॉशन की व्यवस्था करें। हमने यहाँ तक भी कहा है कि कर्मचारियों में ये भी एडवाइस किया उनको कि अगर वो चाहें, क्योंकि फाइलें जो होती हैं हमारी वो या कागज़ जो आते हैं वो कई स्तरों से गुजरते हैं, तो अगर वो चाहें तो वो एक ग्लव्स का इस्तेमाल उसके लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस समय किया हुआ है। तो सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। वहीं लोकसभा में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सदन में विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के जरिए कारोबार में सुगमता लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उद्योग का विकास हो सके। इसमें तकनीकी और प्रक्रियागत खामियों को दूर करने और एनसीएलटी के बोझ को कम करने का प्रयास किया गया है। So what kind of environment do we want to see in the country? Do we want to criminalize everything? Sir, as I said earlier, this is the second phase of decriminalization process, which we have started through the Companies Amendment Bill 2019, and the Companies Act 2013 had been passed in 2013, wherein a number of technical and procedural defaults have been criminalized. Sir, we are not decriminalizing any provision which deal with fraud, injury to public interest or non-compoundable offences. Our government is committed towards ease of doing ethical business and ease of doing honest business, sir. That is very important. Sir, we would like to adopt a balanced approach on this issue, wherein business are accorded due respect and faith, and not only me, sir, only the Prime Minister has also said that we should give due respect to the taxpayers and not criminal cases time and again. I think there should be conducive environment where the industry should also grow and create employment and generate employment, sir. And it is very important. If India has to become a $5 trillion economy, such amendments are also required. लोकसभा से आज वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव के प्रावधान हैं, जिनमें नियमों के उल्लंघनों के मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कार्यकारण पर जारी चर्चा का आज रेल मंत्री ने जवाब दिया। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार रेलवे के विकास के लिए अगले 12 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार रेलवे का निजीकरण नहीं करेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में उठाए गए कई और सांसदों के सवालों का भी जवाब दिया। अगले 12 वर्षों में हम 50 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार इतना नहीं खरीद पाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में साथ में निवेश करेंगे। भारत की जनता को भी उस निवेश में सहभाग लेने का अवसर मिलेगा। पर मैं ये शुद्ध रूप से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है, और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। भारतीय रेल भारत की जनता की संपत्ति है। और इससे पहले कई सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए रेलवे की सेहत और अपने राज्य की रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा किए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। डिफिकल्ट फेज कटरा से बानिहाल तक ये बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पुल, लंबे लंबे पुल बनने हैं, लेकिन 6 साल से उसमें बहुत ही धीमी प्रगति है। तो मैं माननीय रेलवे मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि असली अब कब तक ये टारगेट पूरा होगा। बगहा से लेके चौतरवा, बथवड़िया, नौलपुर, जोगापट्टी होते हुए, बैरिया, नौतन होते हुए, जगदीशपुर होते हुए, अरे राज जो रेलवे लाइन आता है उसमें एक
नई रेल लाइन देने की मैंने डिमांड आपसे किया था, फिर आग्रह कर रहा हूं कि चंपारण का सपना अधूरा है। वहां का आधा आबादी उस इलाके में रहता है और रेल से काफी असुविधा महसूस करता है, उसको नई रेल लाइन दिया जाए। जो राजधानी हावड़ा राजधानी है या शियालदह राजधानी है, वो गया होकर के पटना होकर के जाती है। हफ्ते में अगर 2 दिन, एक दिन गया राजधानी, एक दिन शियालदह राजधानी और एक दिन हावड़ा राजधानी अगर भागलपुर और मुंगेर होकर के जाए तो वहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। और आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान गोवा से सांसद विनय दिनू तेंदुलकर की ओर से कोंकणी भाषा में अपनी बात रखी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रखने की सराहना की और भाषांतर करने वाली टीम का हौसला बढ़ाया। हेजे खातीर हांव सरकाराकडे मागतां की जशें तामिळनाडूत आनी कर्नाटकांत ह्यो बैलाचे खातीर जे खेळ जातात त्योच झुंजी गोंयांतूय करपाक सरकारान परमिशन दिवचें हें सरकारा कडेन मागतां। धन्यवाद। तेंडुलकर जी, कोंकणीन उलयल्या बद्दल तुमचे धन्यवाद। दिस arrangement for interpretation has been done by a 21-year-old student of Delhi University who has been empaneled under the new scheme of consultant interpreters for different languages. I compliment the boy for doing an effective translation. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद कैलाश सोनी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कड़े कदम उठाने और सख्त कानून बनाने की मांग की। इस मुद्दे पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन ने इसको लेकर कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। उन्होंने सरकार की इस पर चर्चा कराने के लिए समय तय करने और संबंधित मंत्रालयों को इस पर जरूरी कदम उठाने की बात कही। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में पूर्व में भी हमारे सदन ने चिंता व्यक्त की है और भारत सरकार द्वारा भी इस पर कार्रवाई की गई। मान्यवर, आपके माध्यम से हम सदन का और भारत सरकार से ध्यान दिला करके इस पे स्पेसिफिक बहुत सख्त कार्रवाई, इस पे कैसे रोक लगेगी, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग चिंतित हैं। I recall that earlier we had set up a committee, ad hoc committee, and committee has gone through this issue. After consultation, they gave a very meaningful report. Let us have some time during this session to have discussion on that and let the concerned ministries take note of those conclusions and then go ahead with regard to bringing a suitable amendments to the law or need for any new law, whatever it is, that has to be. आप थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए और आपस में भी चर्चा करके कुछ समय निर्धारित करने के लिए प्रयास करें। और अब बात मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान की। इस बीच बीजेपी की फ्लोर टेस्ट की मांग पर अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षकारों, राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री कमलनाथ और विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति को नोटिस देकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस ने भी बेंगलुरु में ठहरे 22 विधायकों को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही बेंगलुरु में मौजूद 16 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा मंजूर करने की मांग की है। इस बीच मध्य प्रदेश का सियासी संग्राम दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बेंगलुरु में ठहरे विधायकों को आजाद करने की मांग की, तो दूसरी ओर बेंगलुरु में विधायकों ने साफ किया कि वो यहां बंधक नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। लोग लगातार 2-3 दिन से बंधक 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 की जो एक परिभाषा हमारे क्षेत्र में, हमारे मध्य प्रदेश में चल रही थी, इसलिए हम लोग से बात कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, सबने मिलकर यह सरकार बनाई थी। सबकी साझेदारी थी, सबकी हिस्सेदारी थी। जब एक वचन पत्र हमने तैयार किया था, उस समय वचन पत्र को लेकर देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किसानों की बात उठाई, युवाओं की बात उठाई, दलित की बात उठाई, महिलाओं की बात उठाई। तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा, जब उन्होंने कहा सड़क पर उतरेंगे, तो उन्होंने बोला सड़क पर उतर जाओ। ये बात, और सुनो मैडम, हमारे जितने विधायक हैं 22 पूरे मध्य प्रदेश के विधायकों से, मंत्रियों से पूछो, हमसे ज्यादा मंत्री और विधायक से ज्यादा शक्तिशाली अधिकारियों की चलती है। अधिकारियों की ज्यादा चलती है,
समय का अभाव है और ये जितने भी लोग आए स्वयं अपनी स्वतः खुद की इच्छा से आए हैं। विधायकों के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से भी मुलाकात की। बड़ा शोर मचा रहे थे। बेंगलोर में लोग बंधक बनाए गए। बेंगलोर के सभी विधायक साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से है, इस सरकार के खिलाफ है और सबने खुल के आज देश के सामने अपनी बात रखी है। अब कमलनाथ जी, तू ना इधर उधर की बात कर, भैया जल्दी फ्लोर टेस्ट करा। दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की आज 100वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि शेख मुजीबुर रहमान को हमेशा बांग्लादेश की प्रगति में अमिट योगदान और उनके साहस के लिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिए आज बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में आज साल भर चलने वाले समारोह का आयोजन किया जाना था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित कई विदेशी मेहमानों के भाग लेने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण समारोह में अब लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में 17 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। वो 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या किए जाने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। रहमान को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पीछे की प्रेरणा शक्ति माना जाता है और उन्हें बंग बंधु यानी बंगाल का मित्र की उपाधि दी गई है। उनकी बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो 7 बजे की खबरों मेरे साथ इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।